हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आप सभी की पढ़ाई इस समय बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग भी जानकारी हो ही गई होगी आप लोगों को कि आप सभी का एग्ज़ाम संभवतः जनवरी में होगा। क्योंकि उड़ती फुड़ती खबर आ गई है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक मेंबर हैं, राय साहब कोई, उन्होंने बताया है कि आप सभी का एग्ज़ाम संभवतः जनवरी में कराने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि आप सभी की जो पुराने फार्म पड़े हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तो उसके एग्ज़ाम पहले कराएंगे, फिर नई वैकेंसियों की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, फिर नई वैकेंसी आएगी। उनका कहना है कि हमारा फोकस सबसे पहले जो आपके फार्म पड़े हैं उसका एग्ज़ाम पहले कराना है, और उन्होंने एक संकेत दिया है कि आप सभी का एग्ज़ाम संभवतः जनवरी में कराएंगे। तो देखिए, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, जनवरी मान के चलिए। वैसे जनवरी में तो संभवतः आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम वगैरह रहेगा, हो सकता है ना भी हो आपका। अगर इधर नहीं होगा जनवरी में, तो मेरे ख्याल से अप्रैल मई में आप सभी का एग्ज़ाम जाएगा। लेकिन आप लोग अप्रैल मई में क्यों मान के चलें, आप लोग जनवरी ही मान के चलिए। अगर तैयारी अच्छी करनी है तो आपको जनवरी मान के ही चलनी है। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला एग्ज़ाम का डेट आ जाए और आपकी तैयारी ही अधूरी है, तैयारी पूरी नहीं है, तो आपको यही लगेगा कि थोड़ा और पढ़ लिया होता तो ये कहने की नौबत ना ही आए आप सभी के बीच। आप लोग इसलिए पढ़ाई में लग जाइए, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी बराबर सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी यार आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी में जो यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी आदि एग्जामों की तैयारी करते हैं समाजशास्त्र विषय से, तो ये जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर मैं आप सभी के लिए आता हूं, हर एक उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए सहयोगी साबित होगा जो आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं समाजशास्त्र विषय से खासकर। ठीक है, तो आप वो कहीं कहीं से भी हों, किसी भी स्टेट से हों, ये मत सोचिए किसी एक विशेष स्टेट के लिए प्रश्न उत्तर है। आप भारत के किसी भी कोने से हों, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने से हैं, अगर यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र विषय तैयारी करते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी सहयोगी और उपयोगी साबित होगा परीक्षा के समय। ठीक है, तो आप सब जो है, चाहे यूपी से हों, बिहार से हों, राजस्थान से हों, हरियाणा से हों, दिल्ली से हों, और झारखंड से हों, छत्तीसगढ़ से हों, उत्तराखंड से हों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, केवीएस, एनबीएस जैसे एग्ज़ाम का भी जो है आपका जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय होता है, वहाँ से भी ये प्रश्न आपके वहाँ भी काम आएंगे। क्योंकि ये जो मैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ, ये आपके एग्ज़ाम आप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कैसे विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे यूजीसी नेट का हो, जेआरएफ का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी, जीडीसी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, ये मिक्सअप रहता है। ठीक है, और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे शामिल किए गए हैं जो नए प्रश्न बना के शामिल किए गए, जिस प्रश्नों को एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने की संभावना है। तो ये कुछ आपके पुराने प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कुछ नए प्रश्न होते हैं बनाए गए हैं, इसमें डाले गए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि सोशियोलॉजी की ये क्लास है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप लोगों के साथ साथ आपके अन्य मित्रों को भी प्राप्त हो सके। और क्लास शुरू कर रहे हैं तो आप लोग कापी और पेन भी लेके बैठ जाइए, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट्स करते चलिए। ठीक है, आप लोग नोट्स करते चलिए, मैं बार बार कहता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ों, क्योंकि परीक्षा के समय जब आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं तो काफ़ी सहयोग एग्ज़ाम में प्राप्त होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका प्रश्न उत्तर क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर आपका 1 है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कथन और कारण का प्रश्न नंबर 1 है। ये अब कथन है और दूसरा तर्क यानी कारण है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। क्या कह रहा है प्रश्न उत्तर नंबर 1? ये अभिकथन ए है। ध्यान दीजिए, क्या है? अभिकथन ए है। ठीक है, तो ये अभिकथन ए आपका क्या कह रहा है कि सजातीय विवाह आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। एकदम सत्य बात है, सजातीय विवाह आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। तो कथन ऐसे सही है, नज़र आ रहा। ठीक है, आपका तर्क आर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये तर्क आर कह रहा है कि अधिकांशतः लोग अपनी जात में ही विवाह करना पसंद करते हैं। ये भी आपका एकदम सत्य है।
आप लोग जो है देख रहे होंगे कि अधिकांशतः लोग अपनी जात में ही विवाह करना पसंद करते हैं, और क्योंकि सजातीय विवाह आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं, इसलिए ए आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या है। इसका आंसर तो कॉमन सा है, क्वेश्चन अपने आप निकल के आ गया। तो लेकिन आप देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है कि दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन इसका 1 नंबर ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर तो पहले आपको पता हो गया, 1 नंबर सही है, लेकिन फिर भी आंसर बाकी आंसर देख लेते हैं, कुछ नया ना हो इसमें। ये 2 नंबर क्या कह रहा है, ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये गलत है। ए सही परंतु आर गलत है, ये भी सही नहीं है। अब 4 नंबर क्या कह रहा है कि ए गलत परंतु आर सही, ये भी सही नहीं है। इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1 नंबर, ये इसका आंसर सही है, क्योंकि ये कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि जो सजातीय विवाह है आज के भारतीय समाज में प्रचलित है। हालांकि जो है विवाह के अन्य रूप भी हैं, समाज में विवाह के अनुरूप भी पाए जाते हैं, अनुस्वरूप भी पाए जाते हैं, जैसे कि अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, गंधर्व विवाह। ठीक है, मैं जब आपका पिछला क्लास विवाह नातेदारी की कराया हूँ आप देख लीजिएगा, इसमें मैं सारी विवाह के बारे में बता रखा है विस्तार पूर्वक से। तो अनुलोम विवाह आप जान ही रहे हैं ये क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या है ये भी जान रहे हैं, गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह जान रहे हैं। ये तीनों विवाह आज के भारतीय समाज में पाए जा रहे हैं। हालांकि लोग जो है सजातीय विवाह को ही सबसे ज़्यादा भारतीय समाज में पसंद करते हैं। गंधर्व विवाह को यानी कि जिसको लव मैरिज करते हैं, इसको लोग विरोध करते हैं। प्रतिलोम विवाह का भी विरोध ही किया जा रहा है, जो लंचिंग आप सुने होंगे ना, लिंचिंग होता है पारिवारिक घटना में, ये इस कारण की हत्या कर दिया गया, ये वो उस नीचे के कारण। तो आप लोग ये भारतीय समाज में देख ही रहे हैं, परंतु जो सामाजिक तौर पर सजातीय विवाह को ही समाज में अधिक मान्यता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रमुख कारण है भारतीय समाज में अपनी जात के अंदर एवं गोत्र से बाहर विवाह करने की एक अत्यधिक सबसे ज़्यादा ये प्रचलित और क्या कहते हैं व्यवहार में पाया जाता है, आप सभी को दिखता है। तो इस प्रकार आपका ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर नंबर 1। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर प्रश्न आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हड़बड़ाहट में तो उत्तर जो है गलत हो जाता है परीक्षा में। इसलिए प्रश्न परीक्षा में इत्मीनान से पढ़ा कीजिए, हड़बड़ी में ना रहा कीजिए, कूल माइंड से। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 कह रहा है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स लाइव पुस्तक है, इसका लेखक कौन है ये पूछा। तो आपका लेखक कह रहा है ऑप्शन ए मैक्स वेबर महोदय, ऑप्शन बी स्पिनमेंसलर, ऑप्शन सी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट किंगमर्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा फटाफट। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी स्पिनमेंसल महोदय आपके हो जाएंगे, स्पिनमेंसलर महोदय, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स लाइव पुस्तक ये इन्हीं की है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है फटाफट, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कम समय में अधिक प्रश्न सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि आपके पास वैसे ही समय का अभाव है। देखते हैं ये प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आप सभी का। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से समाजीकरण किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से समाजीकरण किसे कहा जाता है। क्या ये समाजीकरण किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है प्रसंस्कृत ग्रहण, ऑप्शन बी कह रहा है संस्कृत प्रसार, ऑप्शन सी कह रहा है संस्कृत ग्रहण, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का, आप सब बताइएगा भने भन फटाफट बताइए, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है कॉमन सेंस का है। अगर आप पढ़े हैं तो बहुत तेज़ी से उत्तर आना चाहिए, अगर तेज़ी से नहीं दे पाएंगे तो एग्जाम में आपके प्रश्न छूट भी जाएंगे। तो इसलिए प्रश्न जो है इत्मीनान से पढ़ाई के साथ उसका आंसर भी जो है फटाफट दिया कीजिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आप ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन सी है संस्कृत ग्रहण। संस्कृत ग्रहण क्यों है इसका आंसर, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से सामाजिकरण किसे कहा जाता है। तो समाजीकरण संस्कृत ग्रहण का क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। क्योंकि सामाजिक सीख की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैविकीय प्राणी सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। क्योंकि आप जानते हैं जब मनुष्य जो है यानी बच्चा पैदा होता है तो एक जैविकीय प्राणी होता है, वो क्या जानता है, कुछ नहीं जानता इस समाज में। वो सामाजिकरण की प्रक्रिया अपने घर परिवार नाते रिश्तेदारी से आस पड़ोस से ही सीखता है समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस हिसाब से संस्कृत ग्रहण यही इसी को कहा जाता है, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया जो कहलाती है
कैसे कराता है? इस सीखने की एक प्रक्रिया है। इसमें जो है संस्कृति ग्रहण का तात्पर्य जो है व्यक्ति द्वारा अपनी संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति द्वारा अपनी संस्कृति से संबंधित नियमों, मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं, व्यवहारों के ढंगों, भौतिक वस्तुओं के उपयोग तथा मनोवृत्तियों आदि को सीखने की जो प्रक्रिया है वो संस्कृति ग्रहण कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 3 आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 4 आपका क्या कह रहा है ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 कह रहा है, एक सेकंड फ्रेंड पानी पी लो। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपका सॉरी फ्रेंड, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यह किसने कहा है कि जाति भारतीय समाज में संस्थागत सामाजिक अस्थिरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 आपका जो है ध्यान दिए कह रहा है यह किसने कहा, यानी कि यह किसका कथन है। क्या है कथन ये? जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक अस्थिरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा आंद्रे बेंते महोदय, ऑप्शन बी कह रहा योगेंद्र सिंह महोदय, ऑप्शन सी कह रहा दीपांकर भट्टाचार्य, ऑप्शन डी कह रहा MN श्रीनिवासन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबकी जानकारी में होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि आप लोग पढ़ाई मुझे पता अच्छी से कर रहे हैं, तो इसका आंसर इसलिए आप सभी को पता हो गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह है महोदय है। कौन है? योगेंद्र सिंह महोदय। क्योंकि आपके ये जो योगेंद्र सिंह महोदय हैं ये कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक अस्थिरीकरण का निर्माण करता है, और क्या कहते हैं कि परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, योगेंद्र सिंह महोदय कहते हैं। ठीक है, और आगे ये कहते हैं आपके योगेंद्र सिंह महोदय कि आज़ादी के बाद जो है जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समाजवाद के कारण सामाजिक परिवर्तन का दौर तेज हुआ है। ये किसका अवधारणा है? मैं बता रहा हूँ बार बार, योगेंद्र सिंह महोदय का है, ध्यान दीजिए आप लोग। और आगे योगेंद्र सिंह का मानना है, कहते हैं जो ये परिवर्तन है सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी कुछ हुआ, क्योंकि भारतीय समाज पहले ब्रिटिश कालीन गुलाम था, ब्रिटिश काल का समाज के अंतर्गत था। उसके बाद आपका जो है जब आधुनिक समाज आया तो ये प्रजातंत्र में बदला है, जिसके कारण यहाँ पर अनेक हित की और समूहों और वर्गों का विकास हुआ, जिसको सामाजिक अस्थिरीकरण के निर्माण में जो है भूमिका मजबूत किया है जिसने। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आप सभी के लिए? प्रश्न उत्तर नंबर 5, ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है किसी समाज के लिए पूर्व अपेक्षा, ऑप्शन ए किसी समाज के लिए पूर्व अपेक्षा, ऑप्शन बी है किसी सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य, ऑप्शन सी है सामाजिक रूपों का सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्उत्पादन, ऑप्शन सी है ये ऑप्शन डी है, अगला ऑप्शन डी है संस्कृत का प्रसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 5 का आंसर आप फटाफट बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये संस्कृत का प्रसार। ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है इसका, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो संस्कृत का प्रसार है ये आपका समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। बाकी आपका ए जो है किसी समाज के लिए पूर्वापेक्षा ये समाजीकरण की प्रक्रिया, बी भी समाजीकरण की प्रक्रिया, सी की भी जो समाजीकरण की प्रक्रिया। क्योंकि आप देखिए ये प्रश्न समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के आदर्श नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। यह सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ किसी समाज के लिए पूर्व अपेक्षा भी है। तो पूर्व अपेक्षा इसमें भी देखिए आपका आ गया ना ऑप्शन ए, तो इसलिए ये सही हो गया। और कह रहा है ताकि व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने योग्य बन जाए। ठीक है, जब तक व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता नहीं है तब तक वह सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता, क्योंकि सामाजिक जीवन जीने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य भूमिका निभाती है। ठीक है, ये देखिए अनिवार्य भूमिका भी आ गई, अनिवार्य भूमिका निभाती है। साथ ही यह सामाजिक रूपों में सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्पादन भी करती है, ये पुनरुत्पादन भी करती है। तो इस प्रकार जो आपका ए बी सी तीनों सही है, तो डी केवल नहीं सही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा,
उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न कि समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। क्या कह रहा है कि समाजीकरण के सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स महोदय, ऑप्शन बी फ्रायड महोदय, ऑप्शन सी पियाजे महोदय, ऑप्शन डी कुले महोदय। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका आपके ऑप्शन सी है पियाजे महोदय, आप लोग नोट करके रखिएगा, ये पियाजे महोदय इसका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पियाजे महोदय। क्योंकि आप लोग ये ध्यान दीजिएगा जो समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये पियाजे महोदय का है। क्योंकि जो आपके ये पियाजे महोदय की जो पुस्तक है नोट कर लीजिएगा, इनकी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है ये, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या नाम है, द साइकोलॉजी इंटेलिजेंस में। इस पुस्तक में ये कहते हैं क्या, पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, इस संसार में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने कुशल ज्ञान के द्वारा इस संसार में रहता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, वैसे जो है खोजता है कि उसके सामने क्या आता है। पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, पियाजे महोदय कहते हैं संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक जो विकास है इसको अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास को ये अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप नोट करके रखिएगा। पियाजे कहते हैं बालक के संपूर्ण संज्ञान को विकास जो है, बालक का जो संपूर्ण संज्ञान रूप में विकास होता है उसको इन्होंने 4 अवस्था में 4 रूप में बांट रखा है। क्या क्या बांट रखा है, ये कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, पहला कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज है, नोट कर लीजिएगा। और दूसरा ये बताते हैं, ये पहला था आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरा ये बताते हैं आपके पियाजे महोदय क्या बताते हैं कि प्री ऑप्शनल स्टेज, और तीसरा ये बताते हैं आपके पियाजे महोदय कंस्ट्रेंट ऑप्शनल स्टेज, और चौथा बताते हैं फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज। ठीक है, तो ये आपका पियाजे महोदय का था। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि समाजीकरण के किसके सिद्धांत ने यह दर्शाया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 7 आप ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा कि समाजीकरण के किसके सिद्धांत ने यह दर्शाया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये किसके सिद्धांत अनुसार है कह रहा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा पियाजे, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी दुर्खीम महोदय, ऑप्शन डी मीड महोदय। तो इसका आंसर प्रश्न उत्तर नंबर 7 का क्या है आप सब दीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका फ्रायड महोदय हो जाएंगे, आप लोग नोट करके रखिए, ऑप्शन बी ये फ्रायड महोदय हो गए। ठीक है, क्योंकि जो फ्रायड महोदय हैं ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार हैं। ये कहते हैं कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। कौन कहता है, फ्रायड महोदय कहते हैं। आप नोट करके रखिए, समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और व्यक्तित्व पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया फ्रायड द्वारा जो है बताया गया आगे, द ईगो एंड द आईडी। ठीक है, यानी कि आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ये फ्रायड महोदय का, इसको नोट करिए, एग्जाम में बराबर पूछता है। ठीक है, ये इसकी अवधारणा का माध्यम समाजीकरण के सिद्धांत में इन्होंने प्रस्तुत कर रखा है फ्रायड महोदय ने। उम्मीद करता हूँ प्रश्न उत्तर नंबर 7 भी आपके समझ में आ गया होगा। 7 नंबर, आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 8। ये कह रहा है कि पद अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न उत्तर नंबर 8 कि पद अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन ए सामाजिक पद अनुक्रम, ऑप्शन बी सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन सी ऊपरमुखी गतिशीलता, ऑप्शन डी है निम्नमुखी गतिशीलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 8 का आंसर बताइएगा। तो ये सामाजिक गतिशीलता हो जाएगा, ऑप्शन बी जो इसका आंसर है, ऑप्शन बी, ये नोट करके रखिएगा, सामाजिक गतिशीलता।
क्योंकि पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ये आपके हाटन तथा हंट महोदय हैं, ये कहते हैं कि उच्च तथा निम्न सामाजिक परिस्थितियों में जो गमन ही सामाजिक गतिशीलता है। गमन मतलब जाने को सामाजिक गतिशीलता है। उच्च तथा निम्न सामाजिक परिस्थितियों में जाने की सामाजिक गतिशीलता को जो है कहा जाता है सामाजिक गतिशीलता। जबकि फेयर चाइल्ड महोदय हैं, ये कहते हैं लोगों के एक समूह के दूसरे सामाजिक समूह में गमन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। मतलब एक ये आपके फेयर चाइल्ड महोदय कहते हैं कि लोगों द्वारा जो एक समूह से उनके दूसरे समूह में जाने को सामाजिक गमन कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 9 है। ये कहता है यह किसका कथन है कि यद्यपि आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र हैं। प्रश्न नंबर 9 आप नोट कर लीजिए क्या कह रहा है कि यह किसका कथन है कि यद्यपि आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र परंतु वे स्वीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। तो आपका ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन ए डेविस महोदय, ऑप्शन बी मार्क्स महोदय, ऑप्शन सी मुर्मू महोदय, ऑप्शन डी वेबर महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 9 है, तो इसका आंसर आपके मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ये नोट करके रखिए, ऑप्शन डी जो है मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे। कारण इसका मैक्स वेबर महोदय क्यों हो जाएंगे प्रश्न नंबर 9 का, बाकी और लोग क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो मैक्स वेबर महोदय हैं वो कहते हैं कि आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र हैं वेबर के अनुसार, परंतु स्वीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे को से संयुक्त होते हैं यानी जुड़े होते हैं। वेबर कहते हैं जो कार्ल मार्क्स महोदय से काफ़ी सहमत हैं इस विचार से। मैक्स वेबर आपको क्या कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि मार्क्स की तरह वर्ग को अस्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वेबर ने मार्क्स की वर्ग की तरह जो अस्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना, क्योंकि वेबर ने कहा कि आर्थिक कारक के साथ साथ शक्ति और सम्मान का भी महत्व होता है। एकदम सही बात है, आर्थिक के कारण जो आपके अगर मजबूत स्थिति में है तो इसके साथ साथ आपको शक्ति यानी ताकत भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। शक्ति का संबंध जो है राजनीतिक अवधारणा से एकदम सत्य बात है, जबकि सम्मान एक सामाजिक अवधारणा से है, ये भी सही बात है, क्योंकि वही वर्ग आर्थिक अवधारणा के साथ संबंध होता है जो तीनों में आपस में संबंध बना के रखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 9 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आप सभी के लिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न उत्तर नंबर 10 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि स्थिरीकरण किसी समाज की आवश्यकता हेतु सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने हेतु व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके। प्रश्न नंबर 10 मेरे क्या प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न उत्तर नंबर 10 आपका, ये प्रश्न ठीक से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, वरना आप इसका आंसर गलत कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से यह किसका कथन है क्या कि स्त्रीकरण किसी समाज की आवश्यक हेतु सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने हेतु व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके। तो आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स महोदय, ऑप्शन बी डेविस और मूरे महोदय, ऑप्शन ए वेबर महोदय, ऑप्शन डी वेंडिक्स, जो आपके ऑप्शन डी है बेंडिक्स और लिपसेट महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर बी है डेविस और मूरे महोदय, क्योंकि आपकी ये जो ऑप्शन डी हैं डेविस और मूरे महोदय इसका आंसर है। आप लोग नोट करके रखिए क्या है, ऑप्शन बी है डेविस और मूरे महोदय। आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा था, तो इसका आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी डेविस और ये मूरे महोदय हैं, ये ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका डेविस और मूरे महोदय कहते हैं किंग्सले डेविस और विल्फ्रेड मूरे, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। इनका जो एक लेख है प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन, किसका है ये, किंग्सले डेविस और विल्फ्रेड मूरे महोदय का जो लेख है प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन, इसमें ये बताते हैं कि स्थिरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं स्थिरीकरण किसी समाज की आवश्यकता है सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है, सार्वभौमिक मतलब विस्तार रूप से व्यापक रूप से आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने हेतु
व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 10 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या करा है, प्रश्न उत्तर नंबर 11 आपका कह रहा है, यह किसका विचार है कि क्रांति इतिहास का इंजन है। प्रश्न नंबर 11 ये कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए कि यह किसका विचार है, क्या कि क्रांति इतिहास का इंजन है। इसका आंसर थोड़ा सा जो पढ़ाई करता है उस सभी छात्र छात्राओं का जरूर सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी का ये आंसर गलत हो रहा है प्रश्न नंबर 11 का, तो इसका मतलब है वो पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 11, या किसका विचार है क्रांति इतिहास का इंजन है। ऑप्शन ए है कॉम्ट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी एंजल महोदय। क्योंकि इसमें जो आपके राइटर हैं कार्ल मार्क्स महोदय, ये क्रांति इतिहास का इंजन है, ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति इतिहास का इंजन है, क्योंकि कार्ल मार्क्स हमेशा क्रांति, द्वंद्व, ठीक है, की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। क्योंकि उनका आपके कार्ल मार्क्स महोदय का कथन ही है कि बिना क्रांति का समाज में बदलाव नहीं ला सकता, बिना क्रांति की कोई भी चीज़ असंभव है कि जिसको परिवर्तन किया जा सके। तो ये आपके कार्ल मार्क्स के जो है अवधारणा है। ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रांति का जनक किसे कहा जाए, क्रांति का जनक आपके कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। ठीक है, ये आप मार्क्स जो समाज में परिवर्तन लाने की बात करते हैं वो हमेशा क्रांति की बात करते हैं। जिस प्रकार वो कहते हैं, कौन कहता है, कार्ल मार्क्स महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार बगैर परसों पीड़ा के शिशु का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार बगैर क्रांति के सामाजिक व्यवस्था में बदलाव नहीं लाया जा सकता, सामाजिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जब जब क्रांति हुई है तब तब सामाजिक परिवर्तन हुआ है, सामाजिक यानी कि परिवर्तन हुआ है, उसमें बदलाव हुआ है, डिस्कोट हुआ है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बिना क्रांति का जो है कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। इसलिए वो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ क्रांति, द्वंद्व, संघर्ष की बात होता है ये जान लीजिए वहाँ कार्ल मार्क्स महोदय ही आपके होंगे। इसलिए कार्ल मार्क्स महोदय को जो है क्रांति का जनक कहा जाता है, और ये कथन इन्हीं का है कि क्रांति इतिहास का इंजन है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 11 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के लिए क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 12। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 12 क्या कह रहा आपका, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा प्रश्न नंबर 12, आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, उत्तर का चयन करें। प्रश्न 12 कह रहा नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं सुमेलित, उत्तर का चयन करें। तो इसमें क्या है, ये प्रश्न नंबर 12 आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 12 ये आपका एक तरफ जो है लेखक हैं और एक तरफ कृतियाँ हैं। तो आपका इधर जो है ये लेखक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लेखक हो गया, ये एरिया आपका कृति यानी पुस्तक यानी जो है। ऑप्शन ए कह रहा है, ये ऑप्शन ए कह रहा आपका डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, तो ये बी मेलिनोव्स्की का बता रहा। ऑप्शन बी कह रहा है एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज, जो है जी विल्सन का बता रहा। ऑप्शन सी अफ्रीका इन सोशल चेंज, पीसी लॉयड महोदय का बता रहा। ऑप्शन डी बता रहा एशियन ड्रामा, फ्रेडरिक एंजल का बता रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, यानी 3 सही सुमेलित होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप सब बताइएगा कौन सा सही है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 12 का ये क्या कह रहा है, जो ये डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज है, ये बी मेलिनोव्स्की, ये सही सुमेलित है आपका। ठीक है, ऑप्शन ये आपका ये सही सुमेलित है। डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज ये बिल मेलिनोव्स्की महोदय का है ये, और ये आपका बी जो है एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज जी विल्सन का है, ये भी सही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी अफ्रीका इन सोशल चेंज जो है ये पीसी लॉयड महोदय का, ये भी सही है, जी विल्सन ये भी सही है। और ऑप्शन डी ये जो आपका है एशियन ड्रामा, ये फ्रेडरिक एंजल्स महोदय का नहीं है एशियन ड्रामा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रेडरिक एंजल्स महोदय हैं ये आपके कार्ल मार्क्स के दोस्त रहे हैं, लेकिन फिर एशियन ड्रामा के फ्रेडरिक एंजल्स नहीं हैं, तो फिर कौन होगा, तो गुरनार्ड मिल्डर जो महोदय हैं जीएम, इसका आंसर एशियन ड्रामा के ये हो जाएंगे गुरनार्ड मिल्डर, यानी कि पूरा नोट कर लीजिए जीएम। ठीक है,
गुणार्मिडन। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 12 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। एशियन ड्रामा यानी कि गुनार्ड मिडल का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो 12 नंबर प्रश्न था उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया है ना। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। ये 13 नंबर कहाँ गया, ये 13 नंबर आपका आ गया। ये 13 नंबर आपका कह रहा है, तेरह नंबर क्या कह रहा है, वह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा यानी सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है। ठीक है, प्रश्न 13 कह रहा है कि वह, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 13 वह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में की जाती है। तो आपका ऑप्शन ए संरचनावाद, ऑप्शन बी प्रकारवाद, ऑप्शन सी है संरचनात्मक विभेदीकरण, ऑप्शन डी है संरचनात्मक प्रकारवाद। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 13 का, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि जो ये ऑप्शन डी है ये संरचनात्मक प्रकारवाद की बात करता है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो संरचनात्मक प्रकारवादी उपागम के अंतर्गत समाजों की अवधारणा यानी सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में की जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि जो आपका संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम यह बताता है कि किसी एक भाग में परिवर्तन का अन्य भागों पर तद अनुरूप प्रभाव पड़ता है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम जो है वो यह बताता है कि किसी एक भाग में परिवर्तन का जो अन्य भाग होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और ये मालिनोव्स्की आपके जो है और ब्राउन है, पार्सन है, मर्टन है आदि जो समाजशास्त्री आपके हैं, चाहे डेविस किंग्सले डेविस महोदय, सब प्रकारात्मक उपागम को ही समाजशास्त्रीय उपागम मानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 13, आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न उत्तर नंबर 14 ये आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 14 यानी 14 नंबर है। आप ध्यान दीजिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित सूची में से कौन सा एक ऐसा है जो सही नहीं सुमेलित है। क्या है, सही नहीं सुमेलित है, ये नहीं ध्यान दीजिएगा। हाँ, ज्ञात कर सही विकल्प का चयन करें, यानी कि इसमें से 3 सही सुमेलित होंगे, कोई ऐसा है जो एक सही नहीं सुमेलित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एस.एफ. नॉडेल महोदय का द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है रेडक्लिफ ब्राउन एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ कह रहा है। बी मालिनोव्स्की की बता रहा है ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड अदर एसेज। ऑप्शन डी आपका कह रहा है क्लाउड लेवी स्टार्स यानी स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन डी क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय का बता रहा है स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा आप सब बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 14 का आंसर क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एस.एफ. नॉडेल महोदय हैं इनका ये हो गया द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये तो आपका सही ही है, आप देख ही रहे हैं ऑप्शन ये आपका सही है। और आपका ये जो रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं तो इनका क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय का आपका जो दिया है ये ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन महोदय का है, ये आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रोमोटिव सोसाइटी। क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रोमोटिव सोसाइटी। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये बी हो जाएगा। देखिए यही मिल गया आपका आंसर, इसका बी यही मिल गया होगा, क्योंकि इसमें जो दे रखा है इसने रेडक्लिफ ब्राउन महोदय का आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है, एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ।
जबकि रेडक्लिफ ब्राउन महोदय का ये है ही नहीं है। रेडक्लिफ ब्राउन महोदय जो उनकी जो बुक है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, आप नोट करके रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। लेकिन ये जो आपके ऑप्शन सी है इसको भी देखते हैं। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी है बी मेलिनोव्स्की महोदय, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज, ये भी सही है आपका। ऑप्शन डी जो आपका हो गया ये भी सही है, क्लाउड लेवी स्टार्स आपका स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये इन्हीं की है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि इसका आंसर भी आप सबके समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आपका ये जो ए और सी और डी ये सही सुमेलित है, ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। जो है आपका ये रेडक्लिफ ब्राउन का जो एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ नहीं है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ इनका नहीं है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि द एलिमेंट्री फ्रॉम्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये जो बुक है आप इसको भी ध्यान लीजिएगा। ये सन 1912 में इसको किसने लिखा है, ये आपका इमाइल दुर्खी महोदय ने लिखा है। ये द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ जो बुक है ये इमाइल दुर्खी महोदय की बुक है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 14 आप अच्छे से समझ गए होंगे और नोट भी कर लीजिए। आप सब उसमें नोट भी कर लिए होंगे जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने बताया आप सभी को। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 15 पे फोकस करते हैं। आप ध्यान फोकस प्रश्न नंबर 15 पे करिए, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए ना कि इधर उधर। 15 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृत उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव की आवश्यक विशेषताओं, क्या है आवश्यक विशेषताओं, द्विआधारी वर्गीकरण व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न करा निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृत उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं जो मानव की आवश्यक विशेषताओं द्विधारी वर्गीकरण व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित करते हैं। तो आपका ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है एस.एफ. नोडेल, ऑप्शन सी है क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय, ऑप्शन डी है टालकट पार्सन्स महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 15 का आप लोग बताइएगा। तो क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय इसका आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, ये है सी लेवी स्टार नहीं क्लाउड लेवी स्टार इसका, क्योंकि क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय जो हैं संस्कृत कहते हैं कि संस्कृत उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं यानी द्विआधारी वर्गीकरण व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित करते हैं। ये कहते हैं आपके कि मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक समानता, ध्यान दीजिएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लाउड लेवी स्टार्स के अनुसार है कि मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक समानता संबंधी अपनी जो पुष्टि हेतु क्लाउड लेवी स्टार्स ने कहा कि भोजन बनाने की प्रक्रिया के उदाहरण के थ्रू ये समझाते हैं। कहते हैं द कैलनी स्ट्राइगल नामक लेख में लिखते हैं, इनका ये लेख है आप नोट करके रखिएगा। क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय का नोट जो है द कैलनी ट्राइएंगल, ये इनकी लेख है, नोट करके रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नामक लेख में ये क्या कहते हैं, किसी समाज की भोजन बनाने की विधियों का भी उसी रूप में विश्लेषण किया जा सकता है जिस प्रकार भाषा का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अभी तक उनकी खोज का सार क्या है, द्विभाजी विविधता की धारणा है, अर्थात विश्व की रचना द्विभाजनों से हुई है, मानव संस्कृति की रचना द्विधारी विरोधों से ही हुई है। ये आपके क्लाउड लेवी स्टार्स की अवधारणा है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 16, ये कह रहा है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विध नामक मानवशास्त्र के एक रूपांतर का समर्थन किया है। आप ध्यान दीजिए इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 16 आपका ध्यान इधर उधर होगा तो प्रश्न का आंसर गलत कर देंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए आप सबका ध्यान प्रश्नों पर ही होना चाहिए, फोकस एकदम से पूर्ण रूप से। क्या है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विध नामक मानवशास्त्र के एक रूपांतर का समर्थन किया है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है इमाइल दुर्खी महोदय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय, ऑप्शन सी कह रहा है मेलिनोव्स्की महोदय, ऑप्शन डी एफ बोज महोदय। तो आप प्रश्न नंबर 16 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का, क्योंकि ये ऑप्शन बी क्या है, कौन है, ये ऑप्शन बी आपके देखिए रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं, आप नोट करके रखिएगा, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं। ये कहते हैं आपके प्रश्न नंबर
जो 16 है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय कहते हैं कि तुलनात्मकविद नामक मानवशास्त्र एक रूपांतरण का समर्थन किया है। और वो कहते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री आपके इमाल दुर्खीम हैं, उनके विचारों का प्रभाव पड़ा है पूरी तरह से। आप जानते हैं क्लास में, पिछले क्लास में मैंने बता रखा है किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। दुर्खाइम महोदय के भांति जो है ब्राउन भी समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं के प्रकारों की महत्व पर बल देते हैं और मानव शास्त्र के अंतर्गत तुलनात्मक वित्त का ये भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपके कौन? रेडक्लिफ ब्राउन महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, थोड़ा इसको ऊपर करें नहीं तो शायद ना दिखे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं आपका हल्का सा। ये अब आपका ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आप सभी को अच्छे से। ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मालिनोव्स्की के अनुसार सही नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये मालिनोव्स्की महोदय के अनुसार सही नहीं है, ये सही नहीं है। यानी इसमें भी 3 सही होगा, 3 कथन, एक कथन कोई ऐसा है जो सही नहीं है। तो आप ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन ए कह रहा है कि मालिनोव्स्की मुख्य रूप से शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पदों में प्रकार के बारे में बताता है। ये ऑप्शन ए कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा आपका, मालिनोव्स्की को प्रकारवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अनुभूति मूलक यथार्थ से मोह था। ये ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ये ऑप्शन सी मालिनोव्स्की का मानवशास्त्र में शक्तिशाली प्रभाव बना हुआ है। ऑप्शन डी कह रहा है कि मालिनोव्स्की सावधानी पूर्वक किए गए क्षेत्रीय अनुसंधान में सतत उपस्थित नजर आते हैं। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मालिनोव्स्की के अनुसार सही नहीं है, यानी कि 3 सही 1 नहीं सही है। तो इसका ऑप्शन आप जान लीजिए, ये ऑप्शन बी जो है, ये आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी यही नहीं सही है। मालिनोव्स्की को पराकारवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अनुभूत मूलक यथार्थ से मोह था। ये गलत बात है, मालिनोव्स्की पराकारवादी हैं जो है। इस प्रकार इसका आंसर भी हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए क्योंकि इसका आंसर आपका ये भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए, मालिनोव्स्की जो महोदय हैं ये मानवशास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत के एक प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। मानवशास्त्रीय रूप में ही इनका उदय हुआ। क्योंकि जो आपके ये फ्रेजर महोदय हैं, जो द गोल्डन बॉब पुस्तक के लेखक हैं आपके फ्रेजर महोदय। किस पुस्तक के लेखक हैं? द गोल्डन बॉय। ये पुस्तक बार बार पीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका, आप नोट करके रखिएगा। द गोल्डन बॉय पुस्तक किसकी है? फ्रेजर महोदय की। ठीक है, तो इसको जो है ये आपके मालिनोव्स्की महोदय, जो फ्रेजर महोदय की जो पुस्तक है, बुक है द गोल्डन बॉय, को जब पढ़ा इन्होंने तो मानवशास्त्र की ओर ये आकर्षित हुए। और जो आपका सन 1915 और 1918 के बीच का समय रहा, मालिनोव्स्की ने न्यू गिनी जो सिटी है उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे न्यू गिनी सिटी के टोराबिंडा द्वीप समूह पे, वहाँ पे जो काले लोगों के मातवंशीय लोग थे, काले लोग मातवंशीय लोगों का जो वहाँ के निवासी थे, उनका इन्होंने 2 वर्षों तक अध्ययन किया मालिनोव्स्की महोदय। और इस अध्ययन में इन्होंने मिलेशियाई द्वीपवासियों के समूह जो समाज में उत्तराधिकार का नियम था, जो स्त्रियों से स्त्रियों के रूप में सत्ता का हस्तांतरण होता था, इसका इन्होंने विस्तार पूर्वक से शोध किया। और इस शोध के दौरान इन्होंने जिस वित्त का प्रयोग किया वह आजकल सहभागी अवलोकन वित्त के नाम से जाना जाता है। कौन? मालिनोव्स्की महोदय ने सहभागी अवलोकन वित्त से इसका प्रयोग किया। सहभागी अवलोकन वित्त के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बहुत अच्छे से बता रखा है। कहाँ पर? पिछली क्लास में। तो आप लोग सहभागी अवलोकन क्या होता है आप जानते ही होंगे, है ना। इस पद्धति के नाम से जो जानी जाती है, या कहना सर्वथा मालिनोव्स्की का है। ये जो कहा जाता है कि मालिनोव्स्की को प्रकारवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका मूलतः था से मोह था, ये गलत है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन बी जो है ये आंसर इसका सही हो जाएगा इस प्रश्न अनुसार। ठीक है, आप नोट करके रखिएगा इसको।
और मनुष्य एक प्रकारवादी हैं। और ये आपको मैंने बता दिया सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन क्या होता है? जो आप लोग किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, शोध कार्य करते हैं, तो वहाँ जाते हैं उस स्थान पे, उन सभी के बीच में रहकर ही आप जो है उनका अवलोकन करते हैं, यानी कि आप उनका शोध कार्य करते हैं। तो इसी को सहभागी अवलोकन के तहत रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 17 भी आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी का। प्रश्न नंबर अगला क्या है? प्रश्न नंबर 18 आप सभी का क्या कह रहा है? ये प्रश्न उत्तर नंबर 18 ये कह रहा है कि रॉबर्ट किंग मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? किसके अनुसार? आपका ये रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार। प्रश्न नंबर 18 ध्यान दीजिए कि रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह, ये संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? तो आपका ऑप्शन ए सापेक्ष समानता, ऑप्शन बी है सापेक्ष असमानता, ऑप्शन सी सापेक्ष वंचन, ऑप्शन डी है सापेक्ष जटिलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 18 का? आप सब बताइएगा फटाफट। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी सापेक्ष वंचन, इसका आंसर हो जाएगा आप सबका। क्योंकि ये जो रॉबर्ट किंग मर्टन हैं महोदय आपके, ये कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। ये संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत में एक नई अवधारणा को अपनी पुस्तक अमेरिकन सोल्जर, पुस्तक का नाम है इनकी आपके मर्टन का अमेरिकन सोल्जर में जो क्या कहा कि सापेक्ष अभाव शोध या सापेक्ष वंचन के नाम से जाना जाता है। सापेक्ष वंचन का तात्पर्य कहते हैं, सापेक्ष वंचन का तात्पर्य यह है कि लोग अपनी स्थिति की तुलना मात्र दूसरों से करते ही नहीं बल्कि तुलना कर सापेक्ष अभाव बोध से पीड़ित होते हैं। जैसे उनके पास उच्च राजनीतिक संपर्क सूत्र मेरे पास नहीं है। आप समझ गए? तुलना जब आदमी करता है कि फला के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है किसी चीज़ की, तो इसी को यह सापेक्ष वंचन के संदर्भ समूह का निर्माण का प्रमुख आधार मानते हैं, जो आप तुलना के दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर नंबर 18। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न 19 नंबर कह रहा है आपका कि निम्नलिखित नहीं फ्रेंड, ये प्रश्न 19 नंबर क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए कि इमाइल दुर्खीम, ये इमाइल दुर्खीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है। प्रश्न 19 कह रहा है इमाइल दुर्खीम महोदय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है। तो आपका ऑप्शन ए प्रकारात्मक विश्लेषण, ऑप्शन बी कह रहा आदर्श व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी कह रहा संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन, ऑप्शन डी कह रहा निराधार कल्पना और अनुमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का? आप सब बताइएगा आंसर क्या है प्रश्न उत्तर नंबर 19 का। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? प्रकारात्मक विश्लेषण। प्रकारात्मक विश्लेषण जो है ये ऑप्शन ए, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रकारात्मक विश्लेषण जो है इसको क्या कहा जाता है? फंक्शनल एनालिसिस। और आपका आदर्श व्यवहार का अध्ययन जो है ऑप्शन बी, इसको कहा जाता है, नोट करके, स्टडी ऑफ नॉर्मेटिव बिहेवियर। ऑप्शन सी संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन। ठीक है। निराधार कल्पना और अनुमान को कहा जाता है कंजर एंड गेसेस। ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा दोनों जानेंगे तो ठीक है, क्योंकि कभी कभार जो हिंदी का वर्जन है ये कठिन होता है, नहीं समझ में आता, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों जानेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि दुर्खीम जो है आपके दुर्खीम महोदय हैं, इस समाजशास्त्र में प्रकारात्मक विश्लेषण की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, आपके दुर्खीम महोदय को ही। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 20 आपका प्रश्न उत्तर नंबर 20 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है आपका। क्या कह रहा है 20 नंबर? ये ध्यान दीजिएगा प्रश्न कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स, ये टालकट पार्सन्स महोदय की बात कर रहा है, विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका
समस्थित कह रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा प्रकट प्रकार, ऑप्शन सी कह रहा डार्विन सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा भौतिक नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का? तो इसका आंसर जो है समस्थित सिद्धांत हो जाएगा। समस्थित सिद्धांत को आपको क्या कहा जाता है? होम्योस्टैटिस। ऑप्शन ए को समस्थित को होम्योस्टैटिस कहा जाता है। प्रकट प्रकार को आप जान ही रहे मैनिफेस्ट फंक्शंस कहा जाता है, और डार्विन के सिद्धांत को डार्विन्स प्रिंसिपल्स कहा जाता है। भौतिक नियम को फिजिकल लॉ कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका ए बी सी डी आप समझे होंगे, लेकिन इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ये इसका आंसर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो ये समस्थित है सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन महोदय कहते हैं आपके कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण 3 रूप से ये मानते हैं हुआ है। कहते हैं एक व्यक्तित्व प्रणाली, नंबर 2 सांस्कृतिक प्रणाली, नंबर 3 सामाजिक प्रणाली। आप नोट करके रखिएगा, ये पार्सन्स महोदय जो बताते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में विश्लेषण और समस्थित पर आधारित मानते हैं और कहते हैं। नोट करके रखिए। नंबर 1 कहते हैं व्यक्तित्व प्रणाली ये बताते हैं, नंबर 2 बताते हैं आपका नोट कर लीजिएगा सांस्कृतिक प्रणाली, नंबर 3 बताते हैं आपकी ये सामाजिक प्रणाली। ठीक है, तो ये तीनों प्रणाली को सम्मिलित व्यवस्था में ही ये शामिल करते हैं सामाजिक व्यवस्था के रूप में, इसलिए इसको समस्थित के रूप में जाना जाता है। ठीक है, व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल रहना सीखता है और व्यवस्था निरंतर संतुलन के दौर से गुजरती रहती है। इस स्थिति को टारगेट पर्सन समस्थित की अवस्था कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 20 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आज आप सभी के बीच ये 20 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी की समझ में आई होगी, और आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी का जो ये एक लाइक होता है ये हमारे लिए ताकत है। आप सभी का एक लाइक, और क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या है, हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाएगा। और क्लास के अंत में आप सब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी जो है, और अगली क्लास कैसी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, क्या किस प्रकार का चाहिए प्रश्नोत्तर। तो उसी जिस प्रकार आपका कमेंट आएगा, आपके कमेंट के अनुसार जो है, क्योंकि आप जब प्रतिक्रिया देते हैं अपनी प्रतिक्रिया, तो उसको मैं देखता हूं और उसी अनुसार मैं आप सभी के बीच क्लास लेकर आता हूं। अपनी जो है क्लास के अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्लास को शेयर कर दिया कीजिए जो है, ताकि आपकी इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट और फ्रेंड्स को और मित्रों को प्राप्त हो सके। ये आप आगे देखिए, ये मेरा जो है चैनल जान ही रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग जान ही रहे हैं, सोशियोलॉजी भाई पुजारी आर्य है चैनल का नाम। और व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को दे ही दिया है 9452733186, यानी 9452731786 ये नंबर है। आपको अगर PDF वगैरह कुछ चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। इस पर बात तो नहीं होगी, आपको व्हाट्सअप जो है के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपसे बात हो जाएगी। आप इस पर मैसेज करके बताइएगा कि क्लास, ये भी बताइए क्लास कैसे लगी आपको, आगे जो है किस टॉपिक पे चाहिए क्लास। और आप ये टेलीग्राम लिंक ऑफिशियल पुजारी यहाँ पे जाइए, यहाँ पे भी आपको क्लास मिल जाएगी, हमारी क्लास आप देख सकते हैं वहाँ से भी जाके। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई फ्रेंड्स। हमारी क्लास को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, मिस ना किया कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम आप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज होती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी।